सवाल यह है कि क्या जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्ट्रे डॉग जो हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको रख सकते हैं और क्या उन्हें फीड कर सकते हैं, क्या उन्हें खाना खिला सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और कहा है कि हाँ, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो किसी भी विश्वविद्यालय के परिसर में या किसी भी कॉलेज के परिसर के अंदर स्ट्रे डॉग को रख सकते हैं, उन्हें खाना वाना खिला सकते हैं। लेकिन कब? ऐसे ही नहीं, कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन ये है कि जब वे किसी व्यक्ति को डॉग बाइट होने पर, यानी कि जब कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले, तब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेने के लिए तैयार हो, तभी जो छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कुत्तों को रख सकते हैं। और ये जजमेंट जो है सिर्फ आवारा कुत्तों के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन सेफ्टी के बारे में है, एनिमल वेलफेयर के बारे में है, कैंपस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है और एक बहुत ही शक्तिशाली जो कानूनी सवाल है उसके बारे में है। क्या आप स्ट्रे डॉग के लिए अधिकार क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो मानव है, ह्यूमन बीइंग है, उनको होने वाले नुकसान की लाइबिलिटी लेने से बच सकते हैं? यह सवाल इस फैसले ने उठा दिया है सभी के सामने। ध्यान से सुनिएगा, क्या सवाल है। क्या आप स्ट्रे डॉग के लिए राइट तो क्लेम कर सकते हैं, पर क्या आप उसकी वजह से जो मानव को, ह्यूमन बीइंग को होने वाला जो नुकसान है, उसकी लाइबिलिटी लेने से मना कर सकते हैं? और जो नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के अंदर है, उसके केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर दिया है। क्या जवाब दिया है? कोर्ट ने कहा है कि जो कंपैशन है, यानी कि दया जो है, वो अलाउड है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही जो है, वो भी कंपलसरी है। आज हम इसी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में कानूनी परीक्षाओं के हिसाब से, कानूनी प्रिंसिपल्स के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। हम समझेंगे कि कोर्ट ने इस फैसले के अंदर असल में क्या कहा और नालसार को स्पेशल एग्जेम्पशन इस मामले के अंदर क्यों मिली, टॉर्टियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है और क्यों यह जजमेंट भारत के अंदर स्ट्रे डॉग डिबेट में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसी के लिए हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन परीक्षाओं की। और उसी के साथ साथ अगर आप दूसरे लॉ एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी ऐप जुड़ी दून लॉ मेंटर के माध्यम से। आज का केस कंपैशन रिक्वायर अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। सबसे पहले समझते हैं कि इस केस का जो मेन थीम है वो क्या था। इस केस की अगर हम बात करें, इस केस का टाइटल है इन रे सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज किड्स पे द प्राइस। सुओ मोटो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने 2025 की और उससे कनेक्टेड मैटर्स की। और यह मामला अभी जो 2026 का सुप्रीम कोर्ट मैटर है, जिसमें स्ट्रे डॉग यानी कि आवारा कुत्ते और उनसे काटने के इंसिडेंट, उनके काटने के इंसिडेंट और पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर की बढ़ती समस्या पर विचारण किया गया है इस केस के अंदर। और इस केस के बेंच के अंदर जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल है। कोर्ट के सामने इस मामले के अंदर इशू बहुत सिंपल था, मगर साथ में सेंसिटिव भी था। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो स्ट्रे डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उन्हें खाना खिलाया जाना चाहिए, उन्हें फीड किया जाना चाहिए, वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, स्टरलाइज किया जाना चाहिए और कंपैशन के साथ, दया के साथ उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है डॉग बाइट विक्टिम, जिनको कुत्तों ने काटा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जिसमें स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, आम नागरिक हैं, जो कहते हैं कि जो पब्लिक सेफ्टी है उसको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को दोनों साइडों के बीच बैलेंस बनाना था इस मामले के अंदर, और कोर्ट ने इस इशू के अंदर इमोशंस के आधार पर डिसाइड नहीं किया है। कोर्ट ने एक कानूनी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले, और वो सवाल है
कि अगर एजुकेशनल कैंपसेस के अंदर जो स्ट्रे डॉग हैं वो मेंटेन किए जाते हैं और अगर कोई स्टूडेंट, बच्चा, स्टाफ या मेंबर या फिर वर्कर या फिर कोई विजिटर आवारा कुत्ते के, स्ट्रे डॉग के काटने का शिकार हो जाए तो उस स्थिति के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी। और यहीं से ये जो फैसला है ऑल द मोर इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका कोई भी सवाल है तो आप इसी सेशन के अंदर पूछ सकते हैं इस फैसले से रिलेटेड। कोर्ट ने इस मामले के अंदर ये लेट डाउन किया है कि जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप हैं, यानी कि जो डॉग लवर्स हैं और जो स्टूडेंट लेड बॉडीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंपसेस के भीतर जो है वो स्ट्रे डॉग को मेंटेन या फीड तभी कर सकते हैं जब वो कैंपस के अंदर होने वाले किसी भी डॉग बाइट इंसिडेंट या उससे रिलेटेड हार्म के लिए फॉर्मली अपनी लीगल लाइबिलिटी अंडरटेक करें। मतलब उनको अपनी जवाबदेही माननी होगी, तभी वो अपने कैंपस के अंदर, कॉलेज कैंपस के अंदर कुत्ते रख सकते हैं, कुत्ते को खाना खिला सकते हैं। इसको आप बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। अगर आप कैंपस के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग हैं, उनको मेंटेन करना चाहते हैं, उनको रखना चाहते हैं, तो आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी और यही इस जजमेंट का हार्ट एंड सोल है। अब बात करते हैं कि इस फैसले के अंदर एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या होल्ड किया, क्या लेट डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने यह कहा कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके फेवर में राइट्स या इंटरेस्ट का असर्शन जो है वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं हो सकता। यानी कि जो मानव की जिंदगी है, ह्यूमन लाइफ है और सेफ्टी है, उसको सेफगार्ड करने की करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग होकर यह नहीं चल सकता। इसे आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए। कोर्ट यह कह रहा है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम कुत्तों से प्यार करते हैं, हम डॉग्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम डॉग्स को फीड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो डॉग्स हैं वो हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर रहें। आपको यह भी आंसर करना होगा कि अगर कोई डॉग बाइट का इंसिडेंट हो गया, अगर उस स्ट्रे डॉग ने किसी को काट लिया तो क्या होगा, कंपेंसेशन उस सिचुएशन के अंदर कौन देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लाइबिलिटी किसकी होगी, वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, मॉनिटरिंग और सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा, स्टूडेंट और स्टाफ को कौन प्रोटेक्ट करेगा, यह सवाल कोर्ट ने पूछा है। इसलिए कोर्ट ने यहां पर यह डायरेक्ट किया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर ऑपरेट करने वाले जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप है या फिर स्टूडेंट लेड बॉडी है, उनको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के सामने, यानी कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के सामने एक एफिडेविट या फिर अंडरटेकिंग देनी होगी। और इस एफिडेविट के अंदर क्लियरली क्या लिखा जाएगा, क्या लिखना होगा, इस एफिडेविट के अंदर लिखा होगा कि ग्रुप किसी भी डॉग बाइट इंसिडेंट या फिर रिलेटेड हार्म के लिए अपनी लीगल लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है, कि मतलब जवाबदेही उस ग्रुप की होगी। और कोर्ट ने यहां पर एक और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है कि अगर ऐसी अंडरटेकिंग फाइल नहीं की जाती तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कुत्तों को मेंटेन या फिर फीड करने की कोई भी एक्टिविटी परमिट नहीं की जाएगी। मतलब यहां पर लॉजिकल भी है ये फैसला जो कोर्ट का है। कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप अगर अपने शैक्षणिक संस्थान के अंदर, कॉलेज कैंपस के अंदर आवारा कुत्तों को रखना चाहते हैं, उनको खाना खिलाना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मगर आपको जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी कि कुत्ता किसी को काटे तो कंपेंसेशन कौन देगा, वैक्सीनेशन कौन कराएगा, स्टरलाइजेशन कौन कराएगा और मुआवजा कौन देगा। आप अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, चाहे आप स्टूडेंट बॉडी है या एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं, तो तभी आपको ये परमिशन मिलेगी और आपको अपने जो शैक्षणिक संस्थान है उसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, उसके हेड को आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी। समझे आप यहां तक? आपका यहां तक कोई सवाल है तो बताइएगा, और आपको अगर ये सेशन अभी तक पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो कोर्ट का मॉडल है एक स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी बेस्ड मॉडल है, कि मतलब जवाबदेही इंश्योर करने वाला है। कोर्ट यहां पर यह नहीं कह रहा कि एनिमल वेलफेयर गलत है,
कोर्ट ये कह रहा है कि एनिमल वेलफेयर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्क नहीं बनना चाहिए, और यही डिफरेंस है इमोशनल कंपैशन और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर नालसार को एग्जेम्पशन क्यों मिली और उस एग्जेम्पशन की क्या कंडीशन थी। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को क्यों एग्जेम्पशन मिली, क्यों अपवाद के रूप में उसको परमिशन मिली कुत्तों को रखने की, और उसकी भी क्या कंडीशन है, समझिएगा। नालसार वाले पार्ट को समझते हैं। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि उसे अपने कैंपस बेस्ड स्ट्रे डॉग वेलफेयर इनिशिएटिव कंटिन्यू करने की परमिशन दी जाए। मतलब क्या कि उन्होंने उनके कैंपस के अंदर जो भी स्ट्रे डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको कैंपस में रखने दिया जाए, और उनके रेफरेंस में जो भी वेलफेयर इनिशिएटिव है, जैसे उनके खाना खिलाने या और जो सारी चीजें हैं, वो उन्हें करने दी जाए, ये परमिशन दी जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नालसार ने इस मामले के अंदर ये आर्ग्यू किया कि जो ये मॉडल है रैंडम या फिर इररिस्पॉन्सिबल फीडिंग नहीं है। उन्होंने ये सबमिट किया कि अपनी एनिमल लॉ सेंटर के थ्रू उन्होंने ह्यूमन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया है, कि उनका एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसको वो CSVR मॉडल कहते हैं। और इस CSVR मॉडल के अंदर क्या क्या शामिल है? कैप्चर, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, रिलीज, और स्टूडेंट और स्टाफ की सेंसिटाइजेशन, और उसके साथ साथ कैंपस लेवल अवेयरनेस और एनिमल वेलफेयर एजुकेशन। इस मॉडल को जो नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है वो CSVR मॉडल कहता है। क्या कहते हैं? कैप्चर, स्टरलाइज, वैक्सीनेट एंड रिलीज मॉडल, CSVR मॉडल कहा जाता है। नालसार ने इस मामले के अंदर यह आर्ग्यू किया है कि यह अप्रोच जो है एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और ब्रॉडली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के प्रिंसिपल के साथ यह अलाइंड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सबमिशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन केवल एक एक्सेप्शन भी लगा दिया, एक एक्सेप्शन के रूप में एक्सेप्ट किया, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने यहां पर यह नहीं कहा कि हर यूनिवर्सिटी जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रे डॉग को कैंपस के अंदर रख सकती है। कोर्ट ने यहां पर कोई ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी है। कोर्ट ने नालसार के मॉडल को केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अलाउ किया है, और यह परमिशन भी एक स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ आई है। कंडीशन क्या है? कोर्ट ने कहा है कि अगर एनिमल लॉ सेंटर नालसार कैंपस वाला उसके अंदर जो CSVR मॉडल कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसे वाइस चांसलर के सामने अंडरटेकिंग देनी होगी, और उस अंडरटेकिंग में यह कहना होगा कि अगर कैंपस के अंदर कोई भी स्ट्रे डॉग बाइट इंसिडेंट होता है, तो एनिमल लॉ सेंटर जो है वो इंजर्ड पर्सन को हुई इंजरी के लिए टॉर्टियस लायबिलिटी ग्रहण करेगा, मतलब अपनी जो टॉर्टियस लायबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो का एक भी पॉइंट मत मिस करिएगा अगर आप जुडिशरी, लॉ या किसी भी तरीके से लीगल फील्ड से एसोसिएटेड है। इसलिए इस मामले के अंदर नालसार को यह परमिशन मिली कि अगर वो वाइस चांसलर के सामने अंडरटेकिंग लेगा उनका एनिमल लॉ सेंटर कि अगर कोई भी डॉग बाइट इंसिडेंट होता है तो वो टॉर्टियस लायबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कोई फ्रीडम नहीं है, और यही इसका की पॉइंट है। एग्जेम्पशन केवल कंपैशन के आधार पर नहीं मिली है, ये स्ट्रक्चर्ड सुपरविजन और लायबिलिटी के आधार पर थी। अब कानून के एग्जाम के अंदर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो टॉर्टियस लायबिलिटी है ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको इस स्लाइड के अंदर समझा रहा हूं। इस केस का जो सबसे महत्वपूर्ण लीगल टर्म है वो है टॉर्टियस लायबिलिटी, टॉर्ट के अंदर लायबिलिटी। और जितने भी लॉ स्कूल्स हैं वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो टॉर्टियस लायबिलिटी है क्या, इसको सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। टॉर्ट को हम हिंदी में अपकृत्य विधि भी कहते हैं। सरल शब्दों में जो टॉर्टियस लायबिलिटी है उसका मतलब है कि किसी भी रॉन्गफुल एक्ट, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस या फिर प्रॉपर प्रिकॉशन न लेने के कारण अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति को कोई हार्म होता है, कोई इंजरी होता है, तो उसके लिए सिविल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, सिविल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि ये जो टॉर्टियस लायबिलिटी है ये क्रिमिनल पनिशमेंट से बिल्कुल अलग है। क्रिमिनल लॉ पूछता है कि क्या कोई क्राइम कमिटेड हुआ है,
लेकिन टोर्ट लॉ यह पूछता है क्या किसी व्यक्ति को हार्म हुआ है, लीगल इंजरी हुई है, क्योंकि दूसरे पर्सन या बॉडी ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर पूरी नहीं की। डॉग बाइट केसेस के अंदर जो टॉर्टियस लाइबिलिटी है वो तब अराइज हो सकती है जब किसी व्यक्ति, ग्रुप या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर सिचुएशन या पर कंट्रोल हो और उसे रिस्क की नॉलेज हो या उसे ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हो जिससे हार्म की पॉसिबिलिटी बढ़ गई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट बॉडी है, अगर वो ये कहे कि हम कैंपस के अंदर इन स्ट्रे डॉग को मेंटेन कर रहे हैं, हम इन्हें खाना खिला रहे हैं, हम इन्हें इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रख रहे हैं और हम इन्हें वेलफेयर एक्टिविटी के पार्ट के रूप में मैनेज कर रहे हैं, तो इस पर जो कानून है, लॉ जो है, वो पूछ सकता है क्या इस बॉडी ने रीजनेबल केयर लिया, क्या डॉग जो हैं वो वैक्सीनेटेड थे, क्या एग्रेसिव डॉग यानी कि जो गुस्सैल डॉग थे, डेंजरस डॉग थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, क्या स्टूडेंट को वार्न किया गया था कि कुत्ते घूम रहे हैं, क्या डॉग बाइट रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप था या इन प्लेस था, और क्या फीडिंग एरिया था वो रेगुलेटेड था, और क्या कैंपस सभी के लिए सेफ था। यह सबसे बड़ा सवाल। अगर इनका आंसर नो है और कोई व्यक्ति डॉग बाइट का शिकार हो जाता है तो लीगल लायबिलिटी अराइज हो सकती है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अंडरटेकिंग पर जोर दिया। कोर्ट का जो मैसेज है वो बहुत प्रैक्टिकल है कि अगर आप कंट्रोल क्लेम करते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम करनी होगी, और ये प्रिंसिपल तभी कैंपसेस, सभी कैंपसेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी जो है वो केवल गुड इंटेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। सेफ्टी के लिए हमें सिस्टम चाहिए, सेफ्टी के लिए हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सेफ्टी के लिए हमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब इस पूरे मसले का एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं संवैधानिक नजर में, आर्टिकल 21 और एनिमल वेलफेयर के रेफरेंस में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने है फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो जजमेंट है ये आवारा कुत्तों के खिलाफ नहीं है, एंटी डॉग नहीं है या अगेंस्ट एनिमल लव नहीं है। ये जजमेंट जो है एनिमल वेलफेयर के अगेंस्ट भी नहीं है। ये जजमेंट ये भी नहीं कह रहा कि जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल के साथ क्रुएलिटी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच ले रहा है। कोर्ट कह रहा है कि एनिमल वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे ह्यूमन सेफ्टी से अलग नहीं रखा जा सकता। कि मतलब जब भी आप एनिमल वेलफेयर की बात करेंगे तो आपको साथ में ह्यूमन सेफ्टी को भी इंश्योर करना पड़ेगा। कल को अगर अपने घर में कोई, अपने एरिया के अंदर कोई शेर पाल ले, चीता पाल ले, लोगों की सेफ्टी का क्या होगा। इसी तरह डेंजरस कुत्ते जो हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, उनकी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर उनको कोई मेंटेन करना चाह रहा है तो सेफ्टी की भी जिम्मेवारी होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो भारत का जो संवैधानिक कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके अंदर ये बैलेंस जो है आर्टिकल 21 और एनिमल वेलफेयर का, ये जो बैलेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लिविंग क्रिएचर्स के प्रति कंपैशन यानी कि दया की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, दूसरी तरफ हमारे संविधान का आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, बॉडीली सेफ्टी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। कैंपस में एंटर करने वाले स्टूडेंट को सेफ्टी का राइट है, स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उसको भी सेफ्टी का राइट है, यूनिवर्सिटी में लेट आवर्स तक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाले बच्चों और उसके साथ साथ जो स्टाफ है, मेंबर हैं, जो शाम को यूनिवर्सिटी में टहल रहे हैं, उनको भी सुरक्षा का अधिकार है। एक सफाई कर्मचारी, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक विजिटर, एक डिलीवरी बॉय जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आपको खाना खिलाने, खाना देने के लिए आ रहा है, डिलीवर करने के लिए आ रहा है, या आपका सामान डिलीवर करने के लिए आ रहा है, या फिर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स जो कैंपस में आए हुए हैं, जो भी कैंपस में एंटर करता है उसका भी सेफ्टी का राइट है। ये बात, ये जजमेंट इंश्योर करती है। इसलिए यहां पर कोर्ट जो है ये कह रहा है कि एनिमल वेलफेयर को ह्यूमन रिस्क में आप कन्वर्ट मत करिए, लेकिन
कोर्ट यहां पर यह भी कह रहा है कि ह्यूमन सेफ्टी को एनिमल क्रुएलिटी में भी आप कन्वर्ट मत करिए, और यही इस जजमेंट की रियल स्ट्रेंथ है। और यहां पर यही जजमेंट जो है एक मिडल पाथ क्रिएट कर रहा है। मिडल पाथ क्या है कि ह्यूमन मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ, यानी कि जवाबदेही के साथ। अगर आप अपनी जवाबदेही कबूल करते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर परमिशन है तो फीड करिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली। अगर अलाउड है तो मेंटेन करिए, लेकिन कानूनन तौर पर। एनिमल को प्रोटेक्ट करिए, लेकिन ह्यूमन को भी प्रोटेक्ट करिए। आप जानवरों को प्रोटेक्ट करिए, जानवरों के प्रति दया रखिए, लेकिन जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके प्रति भी सुरक्षा का भाव रखिए। यही इस जजमेंट का जो मूल एम है वो है। वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो आप चला सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेवारी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए जजमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये जो डिबेट है इसमें इमोशन से लॉ की तरफ हम सबको लेके जा रहा है। ये डिबेट ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी सभी को लेके जा रहा है, और ये डिबेट स्लोगन से सिस्टम की तरफ लेके जा रहा है। और अब आपके लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के अंदर एग्री करते हैं कि अगर स्टूडेंट बॉडीज और एनिमल वेलफेयर ग्रुप जो है कॉलेज कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्ट्रे डॉग रखना चाहते हैं, आवारा कुत्ते रखना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी लीगल लाइबिलिटी जो है, जवाबदेही जो है, एक्सेप्ट करनी चाहिए? आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इशू जो है वो सिर्फ लीगल नहीं है, यहां पर डीपली सोशल, इमोशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व है। चलिए अब बात करते हैं कि इस जजमेंट के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्या ड्यूटीज होने वाली है, क्योंकि ये जो फैसला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूलिंग जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी ड्यूटी ऑफ केयर जो है उसको और ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है। स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, हॉस्टल्स हो, कोचिंग कैंपसेस हो, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्टल्स हो, या फिर लॉ यूनिवर्सिटी हो, इस जजमेंट को सभी को सीरियसली लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि कैंपस कंट्रोल्ड स्पेसेस होते हैं। कंट्रोल्ड स्पेसेस की मतलब ऐसे ही कोई घुस नहीं सकता। स्टूडेंट और जो स्टाफ कैंपस में अनकंट्रोल्ड रिस्क एक्सपेक्ट करके एंटर नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब हम कैंपस में घुस रहे हैं तो हमारा कैंपस सुरक्षा की दृष्टि से एक नंबर होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने यहां पर रीजनेबली सेफ एनवायरनमेंट को मेंटेन करे। और इस जजमेंट के बाद जो इंस्टीट्यूशन है वो कैंपस के अंदर जो स्ट्रे डॉग रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको अलाउ करने में अब उनको केयरफुल होना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप या फिर एनिमल वेलफेयर ग्रुप स्ट्रे डॉग को फीड करना चाहता है या उनको कैंपस में मेंटेन करना चाहता है, तो इंस्टीट्यूशन को यह इंश्योर करना होगा कि जो ग्रुप है वो प्रॉपर एफिडेविट और अंडरटेकिंग दाखिल करे, और लीगल लायबिलिटी पर क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर स्टरलाइजेशन सिस्टम होना चाहिए, और एग्रेसिव बिहेवियर की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर फीडिंग अलाउड है तो फिक्स्ड फीडिंग एरिया होना चाहिए, कि मतलब ऐसे ही नहीं कि आप कहीं भी कुत्ते को खिला रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया पर ही होना चाहिए। डॉग बाइट की सिचुएशन के अंदर आपका मेडिकल जो रिस्पांस टीम है वो तैयार होनी चाहिए, मेडिकल रिस्पांस प्लान आपका रेडी होना चाहिए, लोकल अथॉरिटीज के साथ आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और स्टूडेंट और स्टाफ के लिए प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। और एक और बात यहां पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो इंस्टीट्यूशन है वो सिंपली ये नहीं कह सकता कि ये स्टूडेंट कर रहे हैं, ये छात्र कर रहे हैं हमारे, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, हॉस्टल है, वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि हम नहीं कर रहे, ये तो बच्चे कर रहे हैं। नहीं, आपके कैंपस के लिए गाइडलाइंस आ गई हैं, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है कि इस डायरेक्शन को एनफोर्स ना करने पर कंसर्न्ड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल फेस द एक्शन। की मतलब उस कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एक्शन हो सकता है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
जजमेंट और डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अब इस इशू को इग्नोर नहीं कर सकता। वाइस चांसलर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, डीन हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, उसको अब कैंपस के अंदर कंप्लायंस इंश्योर करना होगा। और यही एक मेजर शिफ्ट भी है। पहले कई कैंपसेस जो हैं वो स्ट्रे डॉग फीडिंग को इनफॉर्मल स्टूडेंट एक्टिविटी कहकर ट्रीट करते थे, लेकिन इस फैसले के बाद, इस रूलिंग के बाद, इस जजमेंट के बाद रेगुलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। अब लीगल पोजीशन जो है वो बिल्कुल साफ है, क्लियर है। कैंपस जो है वो एनिमल वेलफेयर डॉक्यूमेंटेड, सुपरवाइज्ड और अकाउंटेबल होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द टुडेज सेशन। तो इस जजमेंट का फाइनल मैसेज क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है नालसार केस के अंदर? सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह नहीं कह रहा है कि स्ट्रे डॉग को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि एनिमल वेलफेयर बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और डीपर बात कह रहा है, इससे कहीं ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना जो कंपैशन है, यानी कि दया जो है, वो डेंजरस बन सकता है। ड्यूटीज के बिना राइट्स वन साइडेड बन जाते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आप रिलेट कर पाएंगे। आपने जूरिस्प्रूडेंस के पेपर के अंदर पढ़ा ही होगा कि जहां पर राइट होते हैं वहीं पर ड्यूटी होती है। होफेल्ड चार्ट आपको याद होगा। ड्यूटीज के बिना जो है राइट वो वन साइडेड बन सकते हैं, और ह्यूमन सेफ्टी के बिना जो एनिमल वेलफेयर है वो लीगली अनसस्टेनेबल बन सकता है। इसलिए कोर्ट ने यहां पर अकाउंटेबिलिटी बेस्ड मॉडल क्रिएट किया है। और अगर स्टूडेंट बॉडीज या एनिमल वेलफेयर ग्रुप एजुकेशनल कैंपस के अंदर स्ट्रे डॉग को रखना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं, तो उनको अपनी जिम्मेवारी तय करनी होगी, जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी होगी। और अगर नालसार अपना CSVR मॉडल कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। और कैंपस के अंदर डॉग बाइट इंसिडेंट के लिए टॉर्टियस लायबिलिटी उसको एक्सेप्ट करनी होगी। ये जजमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों साइड्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये एनिमल को प्रोटेक्ट करने की नीड को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, दूसरी तरफ ये ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने की नीड को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये स्ट्रक्चर्ड स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि लॉ केवल राइट के बारे में नहीं है, बल्कि लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी है। और जो लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए जो जजमेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से आपके एग्जाम से रिलेटेड कई सारे टॉपिक बनते हैं। कैसे? पहला, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। उसके अलावा एनिमल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। तीसरा, टॉर्टियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। चौथा, नेग्लिजेंस का एस्पेक्ट, ड्यूटी ऑफ केयर का एस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट, कि मतलब जो संस्थागत जिम्मेवारी है उसका एस्पेक्ट, पब्लिक सेफ्टी का एस्पेक्ट, और बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग राइट्स का। इसलिए इस जजमेंट की कोर लाइन आप याद रखिएगा, एनिमल वेलफेयर जो है ह्यूमन सेफ्टी से अलग होकर ऑपरेट नहीं कर सकते। और यही बड़ा मैसेज है कि आप कंपैशनेट बनिए, मगर उसके साथ साथ अकाउंटेबल भी बनिए और रिस्पॉन्सिबल भी बनिए। और अगर आपको ये लीगल एनालिसिस जो है आज का अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट में एक बात का जवाब दीजिएगा मुझे। क्या एजुकेशनल कैंपस के अंदर स्ट्रे डॉग अलाउ होने चाहिए अगर स्टूडेंट बॉडी अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ले? तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने मित्र लॉ स्टूडेंट हो, लॉयर हो, सभी के साथ साझा करिएगा, और आम जनमानस के साथ भी इसको शेयर करिएगा। और अगर आप जुडिशरी, APO, JLO, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपका जवाब दे दूंगा। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।